हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी। और अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ एनी मटेरियल। मतलब कोई भी एक मटेरियल है, लेट से हमारे पास एक कॉपर का वायर है, हमने उसका यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेफरेंस वायर हैंग करेंगे। ये कॉपर का होगा, मतलब दिस वायर इज ऑफ कॉपर। तो और ये भी कॉपर का होगा और दोनों की लेंथ लगभग सेम होगी। मे बी थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है बट नियरली सेम होगी। इसको हमने रेफरेंस वायर बोला जिसका मटेरियल सेम है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। सारा कुछ इक्वल है, ज्योमेट्री एक जैसी है। हमने इसके ऊपर हल्का सा वेट हैंग कर दिया। मेजरमेंट हमने इस वाले वायर का नहीं करना है, मेजरमेंट हमने इस वाले वायर का करना है। इस वायर को हमने रेफरेंस के फॉर्म में यूज करा है। यहाँ पे हमने हल्का सा वेट हैंग करा जिससे ये स्ट्रेट बना रहे। इसके ऊपर हमने मेन स्केल को स्टिक कर दिया, मतलब ये मेन स्केल है जो इस वाले वायर के ऊपर स्टिक्ड होगा, इसी के साथ चिपका हुआ होगा। ये वर्नियर स्केल है जो स्लाइडिंग है, इसके ऊपर स्लाइड हो सकता है। और वर्नियर स्केल बेसिकली इस वायर के साथ में हमने इसके साथ कनेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे ये रॉड जैसा मान लेते हैं, इसको हमने कनेक्ट करा हुआ है। और अब हम इसके ऊपर वेट को बदलना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या करा कि जितना वेट इस पे लगाया, इतना वेट हमने इस पे लगा दिया और इसको हमने रेफरेंस मान लिया। और फिर देन हमने इस वाले पॉइंटर को या इस पॉइंटर की हेल्प से, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा मेन स्केल के ऊपर जहां से हमें रीडिंग आएगी। तो जब हम इसके ऊपर रेफरेंस वेट रखा हुआ है तो ये पॉइंटर यहां पे है और वर्नियर स्केल को हम मेन स्केल के साथ में मेजर कर लेते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है। उसको हम बोलेंगे रेफरेंस रीडिंग। जिस हिसाब से हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रीडिंग हम उसी हिसाब से ले रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे तुम वेट को बढ़ाओगे वैसे ये इसका एलोंगेशन होगा। इसका एलोंगेशन होगा तो वर्नियर स्केल मेन स्केल पे नीचे को खिसकेगा, तो हम इसकी रीडिंग को मेजर करते चले जाएंगे। जब अलग अलग रीडिंग आती चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वेट कैलकुलेट कर लेंगे। लेट से हमने वेट रखा हुआ है या मास रखा हुआ है m, तो इस पे जो फोर्स लगेगा किसके ऊपर, वायर बी के ऊपर फोर्स लगेगा, वो लगेगा mg। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a होगा तो स्ट्रेस आएगी mg अपॉन a। तो इसका मतलब हमने मास की हेल्प से स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया इसके ऊपर। उसके बाद से हम क्या करेंगे, मास रखा तो ये पॉइंटर या जो वर्नियर स्केल है वो नीचे को स्लाइड होगा, तो हम रीडिंग मेजर करेंगे। उससे हमारे पास इलोंगेशन आ जाएगा या चेंज इन लेंथ आ जाएगी। और चेंज इन लेंथ सपोज करो आती है डेल्टा एल के इक्वल, तो फिर हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे और स्ट्रेन कितने के इक्वल आएगी, वो आएगी डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल। तो हमने निकालना क्या है, यंग्स मॉडुलस हम निकाल लेंगे y, वो आएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर ध्यान रखना एक बार में हम रीडिंग निकालेंगे तो प्रॉपर नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल रखेंगे, टेबल बनाएंगे और हम अलग अलग यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे होंगे। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेस, यहाँ पे हमने स्ट्रेस लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रेन लिख दिया, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस लिख दिया। यहाँ पे हम फर्स्ट रीडिंग निकालेंगे, फिर हम सेकंड रीडिंग निकालेंगे, फिर हम थर्ड रीडिंग निकालेंगे, फिर हम बहुत सारी रीडिंग निकाल के और लास्ट में हम क्या करेंगे, y का एवरेज निकाल लेंगे। जो y की एवरेज वैल्यू आएगी वो हमें प्रॉपर या ज्यादा एक्यूरेट यंग्स मॉडुलस देगा इस पर्टिकुलर वायर का। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मैंने ये वाला वायर यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है। तो पहली चीज तो हमने इस मेन स्केल को इसके साथ स्टिक करा हुआ है। दूसरा है कि हमने ये भी देखना है कि मे बी इस वाले वायर में इलोंगेशन दो चीजों से हो सकता है। एक तो वेट की वजह से होगा, हो सकता है हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी इसका इलोंगेशन हो जाएगा। बट हमें इलोंगेशन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से नहीं देखना, केवल वेट की बढ़ने की वजह से देखना है। इसीलिए हमने दोनों वायर सेम मटेरियल के लगा दिए। सपोज करो हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से अगर इसमें इलोंगेशन आएगा तो इसमें भी इलोंगेशन आएगा। इसलिए जो दोनों में एक्स्ट्रा इलोंगेशन आएगा ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, वो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 10% बढ़ गया तो ये भी 10% बढ़ गया। तो एक्चुअली हमें कौन सा इलोंगेशन देखना था, वेट की वजह से। सो इसमें जो नेट इलोंगेशन आएगा वो केवल वेट का इलोंगेशन कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर वाला कंसीडर नहीं करेंगे। इसी वजह से हमने दोनों वायर सेम क्रॉस सेक्शन और सेम मटेरियल के लगाए हुए हैं। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट वायर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर्ल, SEARL, सर्ल। ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट को हम सर्ल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बट उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका एपरेटस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। बट हम लोग यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करा वो सर्ल ने करा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि सर्ल्स एक्सपेरिमेंट को समझाओ, तो वो भी द सेम है जो यहाँ पे बना हुआ है। दूसरी चीज है स्ट्रेस स्ट्रेन डेटा। जैसा हम प्रीवियस उसमें देख रहे हैं वैसा हम यहाँ पे डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग अलग से डायग्राम बनाया। मान लो हमारे पास ये वायर है और यहाँ पे मेन स्केल आ गया, यहाँ वर्नियर स्केल आ गया, सेम चीज है। और यहाँ पे एक रिजिड रॉड जैसा अरेंजमेंट है जिसके साथ वर्नियर स्केल कनेक्टेड है। जब ये वायर एलोंगेट होगा
तो ये पॉइंट नीचे आएगा तो वर्नियर स्केल भी नीचे आएगा, तो मेन स्केल के कंपैरिजन में वर्नियर स्केल के साथ हम रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। और डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? डेटा कुछ ऐसे कलेक्ट करते हैं कि मान लो हमने एक टेबल बनाई, हमने टेबल बनाई और हमने यहां पे लिखा स्ट्रेस, हमने यहां पे लिखा स्ट्रेस और यहां कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। सपोज करो स्ट्रेस को हम बोल लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मान लो, और स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। ऐसे रफली समझ लो कि हमने स्ट्रेस अप्लाई करा 100 और स्ट्रेन आ गया कोई 0.1, फिर हमने स्ट्रेस अप्लाई करा 200, मतलब डबल कर दिया स्ट्रेस, और स्ट्रेन आ गया लेट्स से 0.2, फिर हमने कर दिया 300, मान लो ये आ गया 0.3, फिर हमने कर दिया 400, मान लो ये आ गया 0.4। अब हमने करा सपोज करो 450, ये आ गया 0.6, फिर हमने करा 500 एंड सपोज ये आ गया 0.8, फिर हम कर रहे हैं 600, ये आ रहा है 0.85, फिर हम कर रहे हैं 800 और ये आ रहा है 0.9, ऐसा कुछ। एंड फाइनली हमने स्ट्रेस अप्लाई करा लेट अस से 810, अभी भी है ये 0.9, और फिर हमने करा जैसे ही 810 से थोड़ा सा ज्यादा लेट से 820 और ये ब्रेक हो गया। आप पूरी जर्नी देख पा रहे होंगे इस वायर की, मैं आपको कैसे दिखा रहा था। हमने इतना स्ट्रेस अप्लाई करा, इतना स्ट्रेन है, फिर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। एक चीज देखेंगे आप, ये हमें 3 सेगमेंट में दिखाई दे रहा है, 3 अलग अलग सेगमेंट में। पहला सेगमेंट देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक देखो, हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस को डबल कर रहे हैं, स्ट्रेन डबल हो रही है, स्ट्रेस को 4 टाइम्स कर रहे हैं, स्ट्रेन 4 टाइम्स हो रही है, एंड लीनियरली वेरी कर रहा है। यहां पे देखो स्ट्रेस में हमने थोड़ा सा चेंज करा लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गई, मतलब यहां पे ऐसे वाले पॉइंट पे वायर में थिनिंग होने लगती है। थिनिंग मतलब ये कहीं ना कहीं से पतला होना शुरू हो जाएगा शायद, या ये थोड़ा सा रनिंग फास्ट हो गई है कि हमने इसके ऊपर थोड़ा सा भी वेट बढ़ाया और ये रनिंग तेज कर रहा है, मतलब जल्दी से खिंचना शुरू हो गया। तभी तो देखो हमने स्ट्रेस 400 से 450 करा और स्ट्रेन यहां से यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब अब इसका बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर नहीं है, कुछ और हो रहा है। दोबारा से हमने और थोड़ा सा चेंज करा, स्ट्रेन और ज्यादा हो गई। अब दोबारा यहां देखो, यहां कुछ और दिख रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, वायर फिर से खिंचना थोड़ा सा बंद हो गया, मतलब नाउ इट इज नॉट इलोंगेटिंग विद दैट रेट। अब हमने 500 से 600 कर दिया और स्ट्रेन में बहुत थोड़ा सा बदलाव आया, 600 से 800 कर दिया, स्ट्रेन में भी बहुत थोड़ा सा बदलाव आया। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे स्ट्रेस ज्यादा लग रही है और स्ट्रेन अभी कम हो गई है। हमने 800 से 810 करा, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें लगा जैसे कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये बहुत बहुत माइनर सा टाइम लगेगा जब हमें लगा कि कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद हमने 820 लगाया और ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये वो लिमिट थी जिसपे ये टूटने वाला था। क्लियर? सो हमने पूरी जर्नी देखी कि लीनियर एलोंगेशन से नॉन लीनियर एलोंगेशन से ब्रेक होने तक। अंडरस्टैंड करना, जब तक ये लीनियर होगा तब तक ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, बाद में ये इन इलास्टिक जोन में चले जाएगा। इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक वो बनाया, एक ग्राफ प्लॉट करा प्रॉपर। तो हमें ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, जो अभी मैं आपको डेटा दिखा रहा था, ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक लीनियर ग्राफ आ रहा है, प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। और हुक का लॉ था, याद होगा आपको, हुक के लॉ के हिसाब से हम लोगों ने समझा था। हुक ने क्या बताया था? हुक ने बताया था कि अप टू इलास्टिक लिमिट, ध्यान रखना, अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब हम इलास्टिक लिमिट से कहीं ना कहीं दूर जाने वाले हैं। और अगर क्लियरली देखें हम, तो हमें क्या लग रहा है, ओ से लेके ए तक। सी दिस डायग्राम, पहले आपको दिखाऊं, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, और हमने ग्राफ प्लॉट करा पहले ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे आया। ये ग्राफ अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत डेविएटेड हो सकता है। डेविएटेड इन द सेंस, किसी बुक में ऐसे दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे होके फिर ऐसे ऐसे हो सकता है, बिकॉज मटेरियल टू मटेरियल एक ग्राफ वेरी करेगा। सो दिस ग्राफ इज नॉट सेम फॉर एवरी मटेरियल। इसमें मतलब यहां तक तो सेम होगा, प्रोपोर्शनैलिटी तो सेम होगी, बट आगे का जो बिहेवियर होगा उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदलाव आ सकता है। परफेक्ट है? तो ध्यान से देखें तो ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको। इसका मतलब हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कितनी आ रही है, इतनी, और स्ट्रेन कितनी आ रही है, स्ट्रेन आ रही है दिस मच। यहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। ए से लेके बी तक ये पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा कर्व होना शुरू हुआ। तो जहां तक ये प्रोपोर्शनल है वहां तक तो इलास्टिक बिहेवियर है, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ए से बी तक चलते हैं, तो ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, लेकिन अभी भी बॉडी इलास्टिक है। अभी भी बॉडी इलास्टिक होने का क्या मतलब हुआ? अगर हम इतना स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस हटा लें, तो बॉडी जैसी थी एग्जैक्टली वैसे हो जाएगी।
अगर हम बी तक पहुंच गए, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कौन सा होगा? बी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा ये वाला, बेटा ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रेस होगा। अगर हम बॉडी पे इतनी स्ट्रेस लगाएं और स्ट्रेस को हटा लें, तब भी ये बॉडी जैसे थी एग्जैक्टली वैसे हो जाती है, क्योंकि बी को बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट, ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अप टू ए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अप टू बी इलास्टिक बिहेवियर इज प्रोमिनेंट, बट ये जो कर्व है वो पूरी तरह से, जो ग्राफ है वो पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा कर्व्ड हो गया। बी के आगे जाएंगे ना तो इसमें हल्का सा इनइलास्टिक बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। मतलब बी के आगे जाने का मतलब हुआ, बी का मतलब हुआ था हमने इतना स्ट्रेस लगाया था, बी के आगे जाना मतलब हम सी की बात करते हैं, अप टू सी में हम लोगों ने इतना स्ट्रेस लगाया। अगर तुमने किसी बॉडी पे इतना स्ट्रेस लगा दिया तो तुम एक्चुअली रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ज्यादा लगा चुके हो। अब अगर तुम इस वाले स्ट्रेस को हटाओगे तो बॉडी में पूरी तरह से जैसा पहले था ना, बॉडी जितनी लंबाई की थी उतनी नहीं आएगी, बॉडी में हल्का सा परमानेंट इलोंगेशन डेवलप हो जाएगा। मैंने क्या बोला? हल्का सा परमानेंट इलोंगेशन डेवलप हो जाएगा। मीनिंग अगर हम यहां तक स्ट्रेस लगाते और छोड़ देते तो बॉडी वापस आ जाती, अगर हम यहां तक स्ट्रेस लगा के छोड़ते तो बॉडी वापस आ जाती, इवन बी तक स्ट्रेस लगा के छोड़ते तो बॉडी वापस आ जाती। हमने सी तक स्ट्रेस लगा के छोड़ा, बॉडी वापस तो आएगी। वापस होने का मतलब अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन इस रास्ते का मतलब हुआ उसकी जो वैल्यूज होंगी वो इसके हिसाब से डिक्रीज करेंगी। और जब स्ट्रेस हो जाएगा जीरो, ध्यान से देखो बेटा, इस वाली लाइन पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? जीरो है। स्ट्रेस जीरो हो जाएगा तो बॉडी में परमानेंट इलोंगेशन बच जाएगा, कितना? O1 के इक्वल। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हम स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस को हटाएंगे, स्ट्रेन जीरो हो जाएगी। कब तक? अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड खींच देंगे तो बॉडी में स्ट्रेस को तो हम जीरो कर देंगे, लेकिन स्ट्रेन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, पॉइंट ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पॉइंट बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलास्टिक लिमिट, सी इज यील्ड पॉइंट। यील्डिंग समझते हैं? यील्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में एक तरह का चेंज डेवलप हो जाना। जैसे मिल्क में यील्डिंग होने लगेगी तो फिर वो कर्ड बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सो यील्डिंग का यहां मतलब है कि बॉडी का बिहेवियर बदलना शुरू हो गया। ये पूरी तरह से इलास्टिक था, लेकिन अब इसमें हल्का सा इनइलास्टिक बिहेवियर आना शुरू हो गया, क्योंकि तुमने जरूरत से ज्यादा खींच दिया तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट नहीं था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल जो लेटरल साइड में थे वो गैप में घुसना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम लिमिट तक खींचेंगे तब तो सब ठीक होगा, लिमिट से ज्यादा खींच देंगे तो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां से अब ये इनइलास्टिक बिहेवियर में जनरेट होना शुरू हो गया। अब अगर हम सी से भी ज्यादा खींचेंगे, सी से ज्यादा खींचेंगे तो ये ज्यादा खींचना शुरू हो जाएगा। कैन यू सी? देखो यहां पे देखो, स्ट्रेन तो ज्यादा आ रही है लेकिन स्ट्रेस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। मतलब सी से लेकर डी तक बिहेवियर क्या शो कर रहा है? सी से लेकर डी तक बिहेवियर शो कर रहा है कि स्ट्रेस तो बहुत कम बढ़ाना पड़ेगा लेकिन बॉडी खिंच जाएगी ज्यादा। डी से लेकर ई तक कैसे बिहेव कर रहा है? ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि अब हमें खींचने के लिए दोबारा से स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा। ई इज द अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट का मतलब हुआ ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, आपको ज्यादा से ज्यादा इतनी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, इतनी, लेकिन अभी टूटेगा नहीं। जब तुम इतनी स्ट्रेस तक लगा चुके होगे तो जो हमारा वायर था उसका क्रॉस सेक्शन कहीं ना कहीं से पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो वायर इतनी स्ट्रेस पे अपने आप खिंचना शुरू हो जाएगा। अभी टूटेगा नहीं, अपने आप और ज्यादा खिंचना शुरू हो गया, लेकिन जब टूटेगा तो टूटेगा यहां पे। यहां टूटने का मतलब, इसका मतलब हुआ द मैक्सिमम स्ट्रेस which is required to elongate is this much, but it is not breaking at this point. When we reach to this much stress, wire starts thinning from a particular point due to thinning। जहां पे thinning होनी शुरू हो जाएगी, अभी टूटा नहीं है, टूटेगा कब? अब और ज्यादा थिनिंग हो जाएगी। जब ज्यादा थिनिंग हो जाएगी तो वो टूटने वाला होगा, लेकिन जिस मोमेंट पे टूटेगा उस मोमेंट पे जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगी वो मैक्सिमम से कम होगी, मतलब इतनी स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगी। और ऐसे वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो यहां से क्या दिख रहा है? सी तक हमें समझ आ गया था यील्ड पॉइंट। व्हाट इज ओसी डैश? ओसी डैश मतलब ये चीज, ये वो स्ट्रेस है। कौन सी स्ट्रेस है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब ये वो स्ट्रेस है जो यील्डिंग तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए थी, इसलिए हम इसको यील्ड स्ट्रेंथ का नाम दे रहे हैं। ओ ई डैश देखो क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब इस वाले पॉइंट तक खींचने के लिए जितनी स्ट्रेस चाहिए वो है ओ ई डैश के इक्वल। क्योंकि इस लाइन पे स्ट्रेस शो कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। एफ क्या चीज है? ब्रेकिंग पॉइंट। O1 क्या चीज है? परमानेंट सेट, मतलब
जब हमने यहां तक खींचा और छोड़ दिया तो अब वायर की लंबाई उतनी नहीं होगी बट उतने से डिफर कर जाएगी। इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। इतना परमानेंट सेट डेवलप हो गया। ई को क्या बोलते हैं हम? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ये एक पॉइंट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक स्ट्रेस है। क्लियर? सो ये हमें इतना दिखाई दे गया इस वायर के बारे में। तो मतलब ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ये ग्राफ प्लॉट होगा डिफरेंट डेटा कलेक्ट करके, जो मैंने डेटा यहां पे शो करे थे। रफली मैंने डेटा बनाए हुए थे। अगर हमें डेटा शो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा ग्राफ किस तरह से बिहेव कर रहा है। परफेक्ट है। अब एक बात और समझो, ये तो मैंने बना दिया, ये बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसी वाली बॉडी के लिए जो काफी हद तक इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी। बहुत सारी ऐसी बॉडी होती है जो इलास्टिक बिहेवियर पूरी तरह से शो नहीं करती, उनको अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड करा हुआ है, जिनमें से एक लिखा हुआ ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है? ब्रिटल जैसे कोल को अगर हम हैमर से हिट करें तो वो टूट जाएगा। इसका मतलब वो इलास्टिक बिहेवियर काफी कम शो करता है, लेकिन वो टूट जाता है बहुत जल्दी। ये ग्राफ देखो, इस वाले ग्राफ में इतना ग्राफ इलास्टिक बिहेवियर है और इतना ग्राफ इन इलास्टिक बिहेवियर है। टूटेगा तो यहां पे इतना सारा इन इलास्टिक बिहेवियर है। जो ब्रिटल होते हैं ना, उनको जब तुम खींचोगे तो थोड़ी देर तक तो वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेंगे, उसके बाद से आपने थोड़ा सा ज्यादा खींचा तो वो सडन टूट जाएंगे। मतलब ये वाला जो जोन है ना, ये इन इलास्टिक जोन है। ये वाला जोन ब्रिटल मटेरियल में नहीं मिलेगा। मतलब ये स्टील का वायर पकड़ो और खींचो तो वो काफी देर तक खींचता रहेगा, वो इन इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। कोल को पकड़ के खींचोगे तो थोड़ी देर तक तो वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, फिर वो सडन ब्रेक हो जाएगा। इस वाले ग्राफ को देखो, यहां से लेके यहां तक इलास्टिक बिहेवियर, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आ रही है, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी के बाद थोड़े दूर तक ये इलास्टिक लिमिट तक शो करेगा और उसके तुरंत बाद देखो थोड़ा सा खींचा, ये टूट गया। ऐसे वाले मटेरियल को हम बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ब्रिटल मटेरियल कौन से हैं। तो आप बोलोगे कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन दिस मटेरियल देयर इज डेवलप्ड स्ट्रेन एंड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट दे सडनली ब्रेक। ये तुरंत के तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे वाले मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल के नाम से जानते हैं। अगला वाला मटेरियल होता है डक्टाइल। अगला मटेरियल होता है डक्टाइल। डक्टाइल जैसे अगर हम स्टील से वायर बनाएं तो वायर कैसे बनाते हैं? हम स्टील को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद एक थिक वायर बना देते हैं, थिक वायर। ये थिक वायर बन गया, फिर इन वायर को पकड़ के खींचते रहते हैं। जैसे हम खींचते चले जाते हैं, पतले होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, फाइनली ये बहुत फाइन ऐसे पतले बन जाते हैं। ये क्यों है? ये इनके डक्टाइल नेचर की वजह से है। सो व्हाट इज द डक्टाइल नेचर? मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। दीज आर दोज मटीरियल्स, इसमें आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो, दीज आर दोज मटीरियल्स विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज या इन इलास्टिक रेंज, लार्ज प्लास्टिक रेंज या फिर इन इलास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर ये ग्राफ डक्टाइल का मैंने बनाया होता तो हम लोग कैसे शो कर सकते थे? हम ऐसे शो करते कि देखो मैंने खींचा, यहां तक तो इलास्टिक लिमिट आ गई, उसके बाद लार्ज प्लास्टिक लिमिट, मतलब देखो देखो खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, ऐसे दिखा सकते हो आप, दूर तक ग्राफ दिखा सकते हो। या एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएगा तो ये हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर मैंने आपसे क्या बोला, डिफरेंट होगा। तो ये कुछ ऐसे ऐसे बिहेवियर शो करेंगे, ऐसा बिहेवियर। अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, अभी ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक बहुत दूर बहुत देर के बाद होके जाके होगा। ऐसे वाला ग्राफ आएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये डक्टाइल है, क्योंकि यहां तक ये इलास्टिक शो कर रहा है, उसके बाद खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। इतना खींचने के बाद अगर आप फोर्स हटा दोगे तो ये दोबारा अपना शेप रीगेन तो नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक या इन इलास्टिक रेंज में आ गया। क्लियर? सो मैंने अभी आपको क्या बोला? दीज आर दोज मटीरियल्स विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। क्लियर? ऐसे वाले जो मटेरियल हैं इनके लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो काफी दूर होगा। ब्रेकिंग पॉइंट जैसे इसमें बहुत पास आ गया था ब्रिटल में, इनमें ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे होगा? बहुत ज्यादा दूर होगा। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इनको हम डक्टाइल की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो हमने अभी बात करी है इलास्टिक की, फिर हम बात कर रहे थे ब्रिटल की, फिर हम बात कर रहे थे डक्टाइल की। कुछ चीजें होती हैं इलास्टोमर्स। मैं आपको इलास्टोमर्स दिखाता हूं पहले। इलास्टोमर्स कैसे होते हैं? इलास्टोमर्स, ये ग्राफ है इलास्टोमर्स का। अगर कोई आपसे बोले कि इलास्टोमर्स का क्या मतलब हुआ तो तुम लिख सकते हो थोड़ा सा, दीज आर दोज मटीरियल्स फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट। तुम ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग से इवन ये इलास्टिक है, ध्यान रखना, इवन ये इलास्टिक है कि अगर हमें यहां से स्ट्रेस हटाएंगे तो दोबारा ये अपना शेप लगभग रीगेन कर लेंगे। लेकिन ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट नहीं है, बट कैसा है? ऐसे आ रहा है।
इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दीज आर दोज मटेरियल्स फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जबकि ये ऐसे ही है। द इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, मतलब इनका जो इलास्टिक रीजन है ये काफी दूर तक इलास्टिक ही बिहेव कर रहे हैं। आप समझ रहे बात को, यहाँ पे इन इलास्टिक नहीं है, दिस टोटल इज इलास्टिक। अगर हम स्ट्रेस हटा देंगे तो दोबारा से जैसे थे बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। ऐसे वाले को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। और हुक्स लॉ इनमें एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हुक्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या प्रोपोर्शनल नहीं है। ऑल्दो दीज मटेरियल्स आर इलास्टिक इन बिहेवियर, बट हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं रबर, और इनके इसी तरह की रबर या उसी तरह की जो कैटेगरी होंगी, उनके जो मटेरियल होंगे वो सब इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर रॉड है एंड इट्स अ रॉड जिसकी लेंथ है L0 के इक्वल। हमने इसको खींचा और खींचने के बाद इसकी लेंथ को बढ़ा के हमने कर दिया L के बराबर, एंड दिस इज द फोर्स व्हाट वी हैव अप्लाइड। और L की वैल्यू हमें दिख रही है L0 से ज़्यादा है। अब हमने क्या करा, फोर्स को हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया। जैसे हम रिमूव करेंगे तो इन जनरल हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो इलोंगेटेड पार्ट है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होके L0 के इक्वल हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल के इसको हटाने के बाद भी ये L0 के इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत धीरे 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 होगा, मतलब आफ्टर लॉन्गर टाइम, मे बी मिनट्स में और आवर्स में भी टाइम ले सकता है जब ये ओरिजिनल लेंथ पे हो पाए। इसको हम बोलेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसको हम ऐसे बोलते हैं दी टेम्पररी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मतलब जो डिले होगा, टाइम डिले होगा, उस ऐसे इस तरह की प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है दैट्स कॉल्ड इलास्टिक फटीग। इलास्टिक, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिन मटेरियल को हम बार बार बेंड करते रहें। जैसे मान लो हमारे पास ये पर्टिकुलर रॉड है, इस रॉड को हम एक्सपेंड करें, पहले हम एक्सपेंड करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर एक्सपेंड करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें। इसको हम लगातार करते रहें, बहुत सारे बार कर चुके हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी कंप्लीटली या पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसी वाली बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। मतलब किसी बॉडी को लगातार चेंजेस करते रहने के बाद उसमें फिर आप चेंजेस करोगे तो परमानेंट चेंजेस डेवलप हो जाएंगे। ऐसी वाली बॉडी को बोलते हैं, या ऐसी वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलास्टिक फटीग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द इलास्टिक फटीग is the property of elastic body by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming forces. On stretching and releasing the rubber band again and again, its elasticity is lost due to the elastic fatigue. ठीक है ना, हम रबर बैंड को बराबर लगातार खींचते रहें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर खींचें, फिर रिलीज करें, एक टाइम आएगा कि वो परमानेंट खींच के रह जाता है। ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है। सो वी हैव दिस नाउ, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी वो कौन से एप्लीकेशन है? वो एप्लीकेशन है जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक मशीनरी है, एक मशीनरी हमने बनानी है, एक हमने इंजन डिज़ाइन करना है। अगर हमने इंजन डिज़ाइन करना है तो उसमें हमने देखना पड़ेगा कि हमारी जो मशीनरी यूज़ हुई है उसमें प्रॉपर इलास्टिक बिहेवियर है या नहीं है। जैसे मान लो हमने कार का फ्रेम बनाया, हम कार पे बैठते हैं तो पूरा का पूरा फ्रेम पे लोड पड़ता है, वो हल्का सा सस्पेंड होता है, लेकिन जब हम उसमें से बाहर आ जाते हैं, उतर जाते हैं, तो दोबारा वो सेम सिचुएशन में आ जाता है। अगर हमारी कार में इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता तो एक बार बेंड होने के बाद दोबारा से फ्रेम सेम सिचुएशन में नहीं आ पाता। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसका एप्लीकेशन, नंबर 1 कि मेटेलिक पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अदरवाइज दे विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। क्लियर? तो ये एप्लीकेशन है इलास्टिसिटी का कि अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, हम किसी भी मशीनरी को बना रहे हैं, हम उसके ऊपर जब लोड डालते हैं तो इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड नहीं डालते। अगर हम इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड लोड डाल देंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा अपनी जगह पे लौट के नहीं आएगा। ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है कि हम जब ब्रिजेस बनाते हैं,
जैसे अगर हम ब्रिज का डिज़ाइन करें तो हम ब्रिज में बीम बनाते हैं। बीम कुछ ऐसे होती है जिसमें लेंथ भी होती है और जिसमें ब्रेड्थ भी होगी और जिसमें कि थिकनेस भी होगी। हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ये हमारे पास बीम है जिस पे हम ब्रिज बनाना है, जिसके ऊपर हमने पूरा का पूरा लोड प्लेस करना है, लाइक दिस, ऐसे कुछ होगी। ऐसे बीम बना दिया हमने। बीम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, इसके ऊपर से हम पूरा का पूरा ब्रिज बनाएंगे और पिलर के ऊपर ये बीम रखी होगी। अगर हमने इसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल दिया तो बीम बेंड हो सकती है। आप ये मान के चलो कि हमने बीम बनाई है, मान लो हमारा सीलिंग रूफ का जो पूरा वेट है हम इस वाली बीम पे रखते हैं, एंड सपोज करो यहाँ पे हमने पिलर लगाया हुआ है और यहाँ पे पिलर लगाया हुआ है। अगर हम इस बीम के ऊपर लोड डालें, सपोज करो हमने एक लोड डाल दिया, लोड को हम शो करते हैं ऐसे कि वो लोड है W, ये लोड हमने इसके ऊपर डाल रखा है W, दिस दी वेट, ये वेट है और ये बीम है हमारे सामने बनी हुई है। अगर हम इस पे लोड डालेंगे, अगर लोड हमने एक लेवल से ज़्यादा डाल दिया, एक लेवल से ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, ये बीम बेंड हो जाएगी और बेंड होके कुछ इस तरह से हो जाएगी। इट विल बिकम लाइक दिस, ऐसे कुछ कुछ ऐसे। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी बेंडिंग आ जाएगी उसी फॉर्म में, ऐसे कुछ ऐसे। ये पूरी की पूरी बीम बेंड हो चुकी है और हल्की सी बेंड हो गई और इसका जो अपर लेवल था वो अपर लेवल से नीचे चली गई है थोड़ी सी। इस वाली बेंडिंग को हम बोलते हैं डेल्टा। ऐसे हम कुछ मान लेते हैं, डेल्टा या लैम्डा कुछ भी मान लेते हैं। लेट्स से हमने इतना मान लिया। ये क्या हो गया, लोड डालने से बीम में हल्की सी बेंडिंग हो गई। और ये जो जब हम मैकेनिकली इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये वाली जो बेंडिंग आती है वो बेंडिंग निकल के आती है इक्वल टू दिस डेल्टा इक्वल टू दिस, डिपेंड्स अपॉन लेंथ। लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि हमने कितना लेंथ है इसकी। ज़्यादा लेंथ होगी तो बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगा, वेट ज़्यादा होगा तब भी बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये बहुत स्ट्रांग होगी तो इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, अगर यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा तो बेंडिंग कम होगी। फिर विड्थ पे और इसकी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल के आती है WL³ डिवाइडेड बाय 4YB/D³। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है, जस्ट वी हैव टू लर्न। और इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ बीम, बेंडिंग ऑफ बीम। जहां पे L का मतलब होता है लेंथ, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेल्टा क्या चीज है, डिप्रेशन, ये कितना नीचे को डिप्रेस हुई है, और L इज लेंथ, Y इज यंग्स मॉडुलस, B इज द विड्थ, B इज विड्थ या ब्रेड्थ बोल सकते हैं हम इसको, और D को हम बोल सकते हैं डेप्थ, D को हम डेप्थ बोल सकते हैं। अब डेप्थ और ब्रेड्थ में क्या फर्क है, डेप्थ का मतलब यहां पे होगा हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये डेप्थ है, दिस इज डेप्थ, ये डेप्थ है और ये ब्रेड्थ है। क्लियर, ये ब्रेड्थ है और ये डेप्थ है। आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन 2 डायमेंशन में। परफेक्ट है। तो ये हमारे पास बीम के बारे में वैल्यू आ जाती है कि बीम हमारी, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने एक बीम पर लोड किया हुआ है, मतलब कुछ एक लोड डाला, लोड की वैल्यू पता होगी, लेंथ मालूम होगा और तुम्हें इसका ये वाला डायमेंशन मालूम होगा, ये वाला डायमेंशन अंदर वाला डायमेंशन मालूम होगा। इस बीम में 3 डायमेंशन है, एक लेंथ है, एक डेप्थ है और एक ब्रेड्थ है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को डालेंगे तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि बीम कितना बेंड होती है। कई बार ये आपसे एक और एप्लीकेशन पूछा जाता है, दैट एप्लीकेशन कैन बी कि हमारे अर्थ के ऊपर जो हिल बनती हैं, पहाड़ बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, वो कितने ऊंचे हो सकते हैं। तो आंसर आता है कि यार ऊंचे का मतलब क्या हुआ, तो माउंटेन को देखें अगर हम, तो माउंटेन अर्थ के ऊपर है, दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर माउंटेन है, ये इसकी हाइट है। माउंटेन जितनी हाइट तक जाएगा उसका बॉटम पे प्रेशर बढ़ेगा, तो इस पूरी अर्थ में रप्चर आ सकता है। अगर हम, आप इमेजिन करो फुटबॉल के ऊपर हम बहुत सारा प्रेशर डाल दें तो फुटबॉल फट सकती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे माउंटेन बनाते हैं बहुत सारा ऊपर, तो जब यहाँ पे इस वाले बेस पे प्रेशर आएगा, अगर माउंटेन बहुत ज्यादा हाइट के होंगे तो प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि यहाँ पे रप्चर, क्रैक आ सकता है पूरी अर्थ में। तो वो हमने कैलकुलेट करना होता है। वो कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना होता है कि जो यहाँ पे रॉक्स होंगी उन रॉक का इलास्टिक कोएफिशिएंट कितना है, या वो कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं, कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना होता है। तो हमने मान लिया कि माउंटेन H हाइट के हैं। जब H हाइट का माउंटेन होगा तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा P और वो होगा H ρg के इक्वल। ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो। फ्लूइड वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा कि किसी चीज की हाइट अगर H होती है तो प्रेशर होता है H ρg के इक्वल। और ये जो प्रेशर आना चाहिए, ये प्रेशर बेसिकली बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे इसका होगा, अर्थ का या रॉक्स का, या इसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ N/8 N/m²। दिस इज द वैल्यू।
ये इतने के बराबर आता है, तो जो ये रॉक होगा इसके बॉटम पे प्रेशर पड़ेगा इतने के इक्वल, और वो इससे लेस होना चाहिए। अगर इससे लेस होगा तो हम कह सकते हैं कि एच रो जी शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 × 10⁸, और हम यहाँ से एच कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम सॉल्व करके निकालते हैं तो ये लगभग आता है 10 किलोमीटर के इक्वल। सो एच कम्स आउट नियरली 10 किलोमीटर, मतलब हमारे माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो टॉलरेबल नहीं होगा। इतनी प्रॉपर्टीज हमसे पूछी जाती हैं। एक प्रॉपर्टी कई बार बीम के बारे में और आती है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट कैसा, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो हमारे पास ये सिलेंडर जैसा कुछ है, इट्स अ सिलेंडर, अ काइंड ऑफ सिलेंडर, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ये सिलेंडर है और ये सपोर्ट है, इसके ऊपर हमने इसको वेल्डिंग करा हुआ है। हम इस वाली शाफ्ट को पकड़ के बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं अपने, मान लो हमने हाथ से पकड़ के इसको ट्विस्ट करना है, जोर से ऐसे करना है, तो ट्विस्टिंग बहुत डिफिकल्ट होगी। अब वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना है इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो हम टॉर्क लगाते हैं ना, टॉर्क, हम जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है शाफ्ट के ऊपर, तो मान लो टॉर्क हमने अप्लाई करा टाउ के इक्वल, ये जब सॉल्व करके निकालते हैं तो ये आता है पाई ईटा R4/2L, ये इतने के बराबर वैल्यू आती है। और साथ में आएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि हमने इसको कितना घुमा दिया, मतलब हम अगर थोड़ा सा घुमाएंगे टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, ज्यादा घुमाएंगे तो टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, साथ में आता है फाई। आप अंडरस्टैंड करो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। हमारे पास एक शाफ्ट है या एक कोई भी ट्विस्टिंग बॉडी है जिसको हमने घुमाना है, तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं। हम जब घुमाएंगे तो डिपेंड करेगा कि कितनी रिजिड है और कितनी फ्लेक्सिबल है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इसका रेडियस कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना है। इनके डेरिवेशन का डिस्कशन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, बस हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो अगर मान लो हमने टॉर्क टाउ अप्लाई करा तो टाउ वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ऑब्वियस ही बात है, 1 डिग्री से घुमाओगे कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। और जो हम इसको बोलते हैं तो आता है C5, जहाँ पे C को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल कांस्टेंट, ये बोलते हैं हम C को। और जब C की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो इतने की इक्वल आती है, पाई ईटा R4/2L। क्लियर हो गया? पाई ईटा R4/2L के इक्वल आता है शाफ्ट के लिए टॉर्शनल कांस्टेंट। अगर हमारे पास हॉलो शाफ्ट हो, वी हैव सम हॉलो शाफ्ट, ये हॉलो शाफ्ट है। अब हॉलो शाफ्ट कैसी होगी? ये होगी ऐसे कि इसमें आउटर रेडियस अलग होगा और इनर रेडियस अलग होगा, ऐसे कुछ ऐसे होगा, कुछ इस हिसाब से होगा। और हम मान लेते हैं सेंट्रल लाइन, ये रेडियस है R1 के बराबर और बाहर वाला रेडियस है R2 के बराबर। तो अगर कोई बोले ऐसे वाले केस में हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो अगर हमने फाई से घुमा दिया इसको तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, पूरा शाफ्ट अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि पूरी शाफ्ट है। अगर पूरी शाफ्ट होती तो हमें लगाना पड़ता टॉर्क कितना, पाई ईटा R24/2L माइनस पाई ईटा R14/2L साथ में फाई। ये माइनस क्यों करा हम लोगों ने माइनस इसलिए करा क्योंकि हमें अगर इसका कैलकुलेट करना है वैल्यू, तो पहले हम पूरे का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो अंदर आ रहा है उसको माइनस करेंगे और फिर हमारे पास ये पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आएगा। दिस इज कॉल्ड द टॉर्क। क्लियर? तो अगर मतलब इसको देखें तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉलो शाफ्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि सॉलिड शाफ्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो आंसर आता है हॉलो शाफ्ट। तो उसका कारण है, हॉलो शाफ्ट में जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ये वाली, तो ज़्यादा आती है, और सॉलिड में हम ये निकालते हैं तो ये कम आती है। फॉर द सेम मटेरियल, कंडीशन है फॉर द सेम मटेरियल। अगर हमारे पास मान लो 25 kg आयरन है और उससे हमने एक शाफ्ट बनानी है सॉलिड, तो शाफ्ट ऐसे बनेगी। और अगर हमें 25 kg में हॉलो शाफ्ट बनाना है तो वो ऐसे बन जाएगी। और अगर हम ऐसा बनाएंगे तो इस वाले केस में आउटर रीजन में ज़्यादा मेटल होगा, इनर में तो हॉलो है। तो जब तुम कैलकुलेट करके निकालते हो ना, प्रूफ करके निकालते हो कि इस वाले कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ मटेरियल और इस वाले कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ मटेरियल, अगर यहाँ पे 25 kg है और इसमें भी 25 kg मास है, तो टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू इस केस में ज़्यादा आती है रादर देन दी फर्स्ट केस। क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट द शाफ्ट। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी रिगार्डिंग इलास्टिसिटी, और इसके साथ थियोरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा खत्म होता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सॉलिड पार्ट यहाँ पे ओवर है। इसके बाद हम लिक्विड पार्ट पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।